चीज़ों से आपका काफ़ी उसका सॉल्यूशन आ सकता है। नेक्स्ट लेवल पर आपका काउंसलर्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कौन सी थेरापीज आपको हेल्प कर सकती है। तो धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको बहुत सारी, अगर वो स्ट्रेस को आपको वहीं आपने कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं जिप्स के, वो आपने अटेंड कर लिया, समझ लिया, तो वो कभी डिप्रेशन बनेगा ही नहीं। बच्चा है तो वो बच्चा कभी ना कभी बड़ा होगा। जो स्ट्रेस हैं आज आपके उस लेवल पर हैं जो एक बच्चे के लेवल पर समझ रहे हो, अगर हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो जो एक एकदम चाइल्ड है, कीड है, उसको आप बॉय बनने दे रहे हो, उस बॉय में से एक मेल एक बड़ा आदमी बन रहा है। तो सिमिलरली स्ट्रेस को अगर आप टाइमली शूट कर देते हो तो वो इश्यू कभी बड़ा बनता नहीं है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य में मैं ये मानता हूँ कि जो भी मानसिक स्वास्थ्य में काम कर रहा है साइकेट्रिक सेटअप में, चाहे वो खुद साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हो, उनको ये टाइम आ गया है, यही वक्त है कि पूरे जोश के साथ ब्रांडिंग मार्केटिंग करना चाहिए। क्योंकि अभी भी लोग ऐसे ही हैं जैसे आज से सदियों पहले थे। मैं उन 80% से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसको टेबू या स्टिग्मा लेकर चल रहे हैं। तो दिस इज अ टाइम टू स्पीक वेरी ओपनली फॉर मेंटल हेल्थ एंड to not only get educate for our own self, it is our prime duty to educate all those who are around us and the entire society that mental health should be the most important priority for all of us. तो जैसे कि आपने बताया कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हर किसी को करनी चाहिए, कॉर्पोरेट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या पर्सनल अपने कलीग्स हो या फ्रेंड्स हो, सभी को अवेयर करना चाहिए। तो एज अ CEO और एज अ पर्सन आप कैसे प्रमोट करते हो मेंटल हेल्थ को, और अपने स्टाफ को आप किस तरह से मोटिवेट करते हो मेंटल हेल्थ के प्रति? पहले तो राहुल जी, जो साइकियाट्रिक सेटअप हैं दूसरे पर भी यही होता होगा। अगर मैं जिप्स की बात करूं तो 2007 से, जैसे मैंने आपको बताया, कि जिप्स लगातार एजुकेशनल प्रोग्राम्स कर रहा है, लगातार सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स कर रहा है। तो पहले जिप्स की सबसे बड़ी बात यह है कि जिप्स अपने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं मानता है, एक फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करता है। तो ये सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे हमारे परिवार में सबको समझ में ही है कि हमारा कुल क्या है, हम कहाँ पे रहते हैं, हम क्या काम करते हैं, वैसे ही हर एक एम्प्लॉयज़ को अच्छे से पता है कि साइकियाट्रिक जो ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें डायग्नोस्टिक किया जाता है, जो जो लोगों के आके कंप्लेंट्स होती है, उनके जो साइंस होते हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग उनको डे 1 से दिया जाता है कि सबको पता है कि पहली बात हमें ये मानना है कि आज मैं इतना अच्छा स्वस्थ होकर जो बोल रहा हूँ, कल मुझे भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, ऐसे हमारे हर एक साइकियाट्रिस्ट भी बताते हैं कि हमें खुद को भी साइकोटिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पहले ये समझना है कि ये जब ब्रेन में आपके केमिकल्स में जो भी इम्बैलेंस होना है वो किसी को भी हो सकता है। तो जिसको हुआ है उसको हम कैसे एम्पैथी से काम कर सकते हैं, वो हमारे एक परिवार का सदस्य हैं। तो जिप्स में ना कि जिप्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिप्स के पार्टनर्स, जिप्स के साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कंपनी का CEO या कोई भी सफाई कर्मचारी, पहले तो हम सिर्फ इतने लोगों को छोड़कर जितने भी आने वाले पेशेंट्स या रिलेटिव्स भी हैं उन्हें हमारे परिवार का एक सभ्य मानते हैं। दे आर आवर फैमिली मेंबर्स। तो जैसे हम हमारे घर में हैं, अगर हमारी बीवी को, बच्चे को, पेरेंट्स को, किसी को भी बुखार आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है? इमीडिएटली वो सब स्टेप्स लेने हैं जिससे उसका बुखार कम हो। अगर उनको सर दर्द हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है? हमें वो करना है कि कैसे उसका सर दर्द कम हो। तो जो भी अगर पैर रखता है, अपना कदम रखता है जिप्स के द्वार पर, हमें ये देखना है कि हम उनको सबसे अच्छे से अच्छी, उत्तम, सर्वोत्तम सुविधाएं कैसे दें। दूसरी बात जो नॉर्मल होती है, किसी का बॉडी शेमिंग ना हो, कोई भी उनका प्रॉब्लम्स हैं, हम ये पूरा ख्याल करते हैं कि कोई भी हिसाब से उनको कहीं पर भी आंच ना आए, कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शेयर किए गए उनको हम कैसे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। मेन चीज़ ये है जो आपका प्रश्न है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं। तो पहले जब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को पता है क्या करना है, जब हमारे पेशेंट्स को भी पता चल जाता है हम क्या करते हैं, तो हमें एडिशनल ब्रांडिंग मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए आपने कभी भी हमारा एड न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा, आपने हमारा एड FM पे नहीं देखा होगा, आपने जिप्स का एड कहीं पर भी बड़ा होर्डिंग नहीं देखा होगा क्रॉस रोड पे।
फिर भी आज जिप्स में we are very proudly saying and sharing with all that in JIPS every day there are more than 200 patients a day. अगर लीडिंग फिजिशियन होता है तो उनके वहाँ अगर 200 होते हैं तो वो फिजिशियन लीडिंग फिजिशियन कहलाते हैं। तो वो साइकियाट्री में रोज के 200 से ज़्यादा पेशेंट्स आने की वजह ही वही है कि उनको पता है कि हम ब्रांडिंग से ज़्यादा बॉन्डिंग में मानते हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा वो नाता है और उनका वो एक्सपीरियंस है। इसीलिए कभी कभी ये हुआ कि 5 मिनट की जगह 15 मिनट या 15 मिनट की जगह 25 मिनट भी वेटिंग टाइम हुआ उनका, तो भी जब हम उनको बताते हैं कि सर या मैम सॉरी या आपका थोड़ा 10 मिनट आज ज़्यादा हुआ, वो हमें बताते हैं कि भाई या बहन ये साइकेट्रिक सेटअप है, हमें ये अच्छे से पता है कि साइकेट्रिक पेशेंट्स जब भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपनी कंप्लेंट्स बताते हैं तो जिप्स के साइकेट्रिस्ट उसको पूरा समय देकर सुनते हैं। तो वो सुनने में कभी ये फिक्स नहीं हो सकता है कि 5 मिनट में एक पेशेंट बाहर आ जाएगा तो दूसरा तुरंत अंदर चला जाएगा। तो इतना लेवल का अवेयरनेस, मतलब लोगों को पता है, ये जन जन तक पहुंच चुका है। ये आंदोलन जैसा एक बन चुका है जिसमें जन आंदोलन हम उसको कह सकते हैं कि जिनको पता है कि साइकियाट्रिक का अवेयरनेस करने के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि मेरे परिवार का आज कोई एक सदस्य है जो आज इस सिचुएशन में है, परिस्थिति में है, जिसको जिप्स निकालने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, उनका पूरा जो भी रिसोर्सेस है उसको लगा रहा है। बट हाँ, जिस हिसाब से समय बदला है, अभी भी स्टिग्मा कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम अभी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा यूथ भी हैं जिनको नहीं पता है कि आज वो उनकी आदत है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो कल को साइकियाट्रिक बड़ी इलनेस भी बन सकती है। तो हम वहाँ पे अवेयरनेस के लिए कंटिन्यूअसली वो प्रेजेंस हमारी कैसे बनी रहे वो प्रयत्न करते हैं। आज हम एजुकेशन का काम कर रहे हैं, साइको एजुकेशन। तो जितने भी सिटी के साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने सुना होगा जिप्स साइकॉन 2023, इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, जिसमें 125 से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट आए थे। वो पहला था हमारा साइकॉन का सीरीज। तो उस वक्त हमने कुछ 120 के कैपेसिटी का स्पेस बुक किया था AMA, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसके बाद जिप्स साइकॉन 2024, जिसमें हमने 400 समथिंग या 450 का कैपेसिटी का बुक किया था, एक्स्ट्रा चेयर लगा के 584 पीपल अटेंडेड इट। वैसे ही दमदार रहा जिप्स साइकॉन 2025 जो जनवरी में हुआ। उसके अलावा नर्सिकॉन, जिप्स नर्सिकॉन 2024 फर्स्ट टाइम हुआ, जो पूरे गुजरात में GNC गुजरात नर्सिंग काउंसिल, सबका इन्वॉल्वमेंट, नर्सिंग के बड़े बड़े लीडर, उन्होंने बताया कि पहली बार कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो एकेडमी में नहीं है, मतलब नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज नहीं, पहली बार कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो नर्सिंग कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वो किया, जिसमें करीबन 575 या 578 लोगों ने अहमदाबाद में अटेंड किया। उसके सिर्फ 3 महीने के डिफरेंस में 28 फरवरी को हमने करमसद में किया। करमसद चैप्टर, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स मिले, सब लोग अहमदाबाद नहीं आ सकते, हमने वहाँ किया, जहाँ 723 लोगों ने रिसेंटली अटेंड किया। तो ये सब कोई एक CEO या कोई एक बंदा, एक बंदी का काम नहीं है, ये दिस इज कंप्लीटली टीम वर्क, TEAM, जिसको हम बोलते हैं टूगेदर एवरीवन टू अचीव मोर। तो ये तो मैं ये कहूँगा कि अभी आप बताओगे 200 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं पूरे विश्व में। अगर डिजिटली देखा जाए तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके फीडबैक्स हैं तो आप हमें दे सकते हैं गूगल पर। तो ये मान लो कि हमारे सिर्फ 5 to 8% पेशेंट्स हमें रिव्यू देते हैं। 5 to 8% मतलब अगर रोज के 200 आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग रिव्यू देते हैं। तो भी आज वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ में नंबर 1 लेवल पर 6000 से ज़्यादा रिव्यू हैं। और बहुत जल्द आप देखोगे, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि 2025 साल पूरा हो उससे पहले वो 10,000 को क्रॉस कर चुके होंगे। तो ये रिव्यूज़ खुद बताते हैं कि उनको भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में जुड़ना है। उनको भी पता है कि कब तक हम सिर्फ सहते रहेंगे, कब तक हम सिर्फ सुनते रहेंगे कि आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, हम किसी को नहीं बता सकते कि हम साइकेट्रिक क्लिनिक पे जाके आए। वो कब तक अंदर अपनी रखेंगे ये बात कि हम किसी को ये बता नहीं सकते। उन्होंने ओपनली आगे आए, दे स्टेप फॉरवर्ड, और वो गूगल रिव्यू देते हैं, ओपनली लोगों को बताते हैं मैं यहाँ आके गया, मुझे सर्विस अच्छी लगी और इसके लिए किसी को भी जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है। आज गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से मेहनत कर ही रही है। गवर्नमेंट भी कितने सारे साइकियाट्रिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितने सारे कैंपेन चला रही है, टोल फ्री नंबर दे रही है, वहाँ भी अच्छा ही है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो तो आप जिप्स में आओ,
बट हम ये कहते हैं कि अगर आपको जिप्स चयन करते हैं तो हम ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस मिलेगी और जल्दी से जल्दी आप ठीक होगे। बाकी कुछ भी है तो गवर्नमेंट का भी है ही, आप वहाँ पर भी जाओ। दूसरे साइकियाट्रिस्ट हैं, सब ज़्यादातर देखा जाए तो जिप्स के साथ जुड़े ही हुए हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप उनके वहाँ जाओ कहीं पर भी। बट आप मेंटल हेल्थ के कहीं पर सफ़र कर रहे हो तो उस सफ़र को लंबा सफ़र ना बना के जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट लीजिए, ट्रीटमेंट चालू कीजिए। ये हमारा की पॉइंट है। और ब्रांडिंग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको, मेरा ये कंटिन्यूसली मेरा निजी भी ये मानना है और शायद ऑर्गेनाइजेशंस भी मुझे इसके लिए अप्रूवल देगा ही, कि जिस लेवल से अगर हम अभी गति कर रहे हैं, जिस लेवल से हम बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इससे 10 गुना 15 गुना 20 गुना कैसे ना किया जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि जिप्स जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूसली लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है, उसको साथ कैसे बाकी के सारे कॉरपोरेट्स जुड़ सकते हैं जो ये माने कि मेंटल हेल्थ शुड बी द मोस्ट प्रायोरिटी, और कैसे उसको ज़्यादा वेग दे पाए, ये सबका प्रयास होना चाहिए। जैसे कि सर आपने कहा कि जिप्स क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, साथ ही काफ़ी सेमिनार्स कर रहा है, तो जिप्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या स्टेप फॉलो कर रहा है जैसे कि उनके एम्प्लॉयज़ मेंटली फिट रहें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये वही मुद्दा है जिस पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहली बात कि जिप्स बिल्कुल भी कॉरपोरेट जैसे काम करता है वैसे काम नहीं करता है। जिप्स कभी भी अपने एम्प्लॉयज़, मैं जूनियर एम्प्लॉयज़ जूनियर कैडर की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैंने पहले बताया कि जूनियर सीनियर ऐसा कुछ है नहीं, जो सफाई कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी है, उसी लेवल पे सीईओ है। पर अगर ये बात करे कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस हो, जो सिर्फ ट्रेंडिंग है, लोग बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये रहता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ खुद को एम्प्लॉयज़ ना माने। और मेरा ये मानना है कि हमारे 98 नहीं, मैं शायद 100% भी कह पाऊंगा कि 100% एम्प्लॉयज़ का अगर इंटरव्यू किया जाए तो वो लोग बताएंगे कि दे आर फीलिंग लाइक अ फैमिली। और फैमिली में कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, फैमिली इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एड्रेस परिमल गार्डन के पास है उसका मतलब परिमल गार्डन है। तो फैमिली में डिसिप्लिन भी जरूरी है, तो वो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहे उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं भी बनाई गई होती है, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी जिसको जिम्मेदारी दी है, तो वो देखना भी पड़ता है कि अगर मेरा टाइम है तो मैं टाइम पे ड्यूटी पर आता हूँ, ड्यूटी से जाता हूँ। तो ये बेसिक डिसिप्लिन उनको हम कैसे हेल्दी वे में कन्वे कर सकते हैं, ये करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो हमारे यहाँ जैसे एक मंथली प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक तो रिवॉर्ड देते हैं स्टार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। उसके अलावा 2 ब्रांच में से जो स्टार परफॉर्मर है उसको तो देते हैं स्टार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तो उससे हम अगेन एनकरेज कर रहे हैं उनको। तो इस केस में हम ये नहीं देखते कि किसने कितना सेल्स किया है, किसने कितना मार्केटिंग किया है, उसके बेस पे ये नहीं देते। कहीं अगर रिवॉर्ड दिए जाते हैं तो फिनेंशियली बैकग्राउंड चेक करके दिया जाता है। हमारे यहाँ ये कितना एम्पैथेटिकली उसने काम किया है। अगर कोई फ्रंट डेस्क में काम कर रहा है तो कैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशंस करते वक्त स्माइल बरकरार रखी है। अगर वो बिलिंग कर रहा है तो कैसे बिलिंग में अच्छे पोलाइटली, अगर कोई पैसा भूल गया है तो अच्छे से बताया है कि अभी इसमें 50 रुपया कम है, या 50 ज़्यादा आ गए हैं तो कैसे उसने ऑनेस्टली दे दिया है। अगर वो फार्मेसी में काम कर रहा है तो जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उस हिसाब से उनको दवाई तो देनी है, बट दवाई के साथ उसने कैसे अपनी अपनापन दिखाया है। सिमिलरली कोई नर्सिंग में काम कर रहा है तो कैसे वो केयर कर रहा है एक एम्पैथी के साथ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद ये मूल्यांकन के बाद वो स्टार एम्प्लॉय दिया जाता है। और ये मंथली गैदरिंग में जितने भी बर्थडे सेलिब्रेशंस होते हैं उस मंथ के, born employee, those who born on that month, उनको बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। Yes, sir. और फिर वो सारे फन गेम्स, गरबा, रास, डांडिया, अंताक्षरी, ये सारा माहौल बनाया जाता है कि जैसे उनको हर मंथ लगता है कि थोड़ा भी हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा है तो वो कम हो। सिमिलरली एट द एंड ऑफ एवरी डे उनके साथ 5 मिनट कैसे अपने लीडर्स के साथ, अपने एचओडी के साथ वो एक लाइटर मोमेंट स्पेंड कर पाए, जिसमें वो ऐसे ही नॉर्मली बता पाए कि आज तो एक पेशेंट के साथ थोड़ा ये बात में हेडेक हो गया, ऐसे कैजुअली बता पाए। और लीडर इतने ट्रेंड है कि जिसको एक कैजुअली सुन के उसको प्रोफेशनली ट्रेन भी कर दे और उनको लगे कि ये बस कुछ बात बात में या तो कुछ गेम खिला के उन्होंने वो मैसेज कन्वे कर दिया कि ऐसे केसेस में हाउ टू हैंडल सच पेशेंट्स विथ मोर अटेंशन, जहां आपको अटेंशन ज़्यादा देना है और उनको भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। आपके हिसाब से सर इंडिया में मेंटल हेल्थ सर्विस की डिमांड कैसे बढ़ रही है, और क्या जिप्स इस चेंजिंग लैंडस्केप के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस एक्सपांड कर रहा है? बिल्कुल राहुल जी,
ये प्रश्न एक बहुत ही गंभीर समस्या है, खास करके हमारे भारत जैसे देश में, जहाँ स्टिग्मा अभी वहीं का वहीं है और समस्या बहुत आगे निकल गई है। ये एक ऐसा केस है कि प्यासे लोगों की प्यास बढ़ती जा रही है और पानी का लेवल कम होता जा रहा है, क्योंकि समस्या हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, उससे कहीं आगे हैं। और ये इतना गंभीर प्रश्न है कि जिसमें सबको सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम इसमें लोगों को इन्वॉल्व करें कि कैसे ये समस्या को बढ़ती हुई रोक पाए। अगर जो समस्या हो गई है उसको तो रोकने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट जो प्रोफेशनल हेल्प है वो लेनी ही पड़ेगी। बट समझ लो कि आज 20% लोगों को फ़ोन एडिक्शन है, तो वो 21 ना हो, 22 ना हो, वो बढ़ती हुई समस्या को रोकने के लिए सबका सहारा चाहिए। जो 20% है उसके लिए तो साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को काम बढ़ा ही दिया है। हम लोगों ने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काम बढ़ा दिया है। जो शायद 6 घंटे काम करके घर जा सकते थे, अभी हमने ऐसा हल कर दिया है, क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हम अवेक नहीं है, कि हम उनको 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और ये बात नई नहीं होगी, आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए। उस वक्त ये मेरा ही वर्ड याद रखना, आप ये सुन लेना फिर से, कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद साइकियाट्रिस्ट की शॉर्टेज आपको अभी जो दिख रही है उससे 10 गुना ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट तो फिर भी उसकी बैच, उनकी कैपेसिटी तो बढ़ने ही वाली है, बट उससे कहीं तादाद ज़्यादा हम डिसऑर्डर्स बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में राहुल जी, जिप्स का जो आपने जिक्र किया है, तो जिप्स का जिक्र जब भी होता है, जिप्स का जिक्र, जिप्स को हमेशा होती है लोगों की फिक्र। तो जिप्स ने पूरी अपनी कैपेसिटी से एक्सपांड करने की कोशिश की है। आज जिप्स का हेड ऑफिस परिमल गार्डन के पास अहमदाबाद में है, सीजी रोड के पास, जहाँ पे 14 साइकियाट्रिस्ट फुल टाइम काम करते हैं, जहाँ पे 13 साइकोलॉजिस्ट फुल टाइम काम करते हैं जिप्स ग्रुप के टोटल। और अगर टोटल मिलाए तो 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कटिबद्ध हैं पूरे दिन कि कैसे अच्छे से अच्छी सेवाएं दे पाए। उसके अलावा उनका एक ब्रांच वासना में है, एक भुयंगदेव 16 रोड पर है, एक बापूनगर जो अहमदाबाद ईस्ट में है। इनका मेन पर्पज़ ये है कि अलग अलग विस्तार में लोगों को अच्छे से अच्छी सेवा प्रदान की जाए। इसके अलावा उनका इंडोर हॉस्पिटल हेल्दी माइंड हॉस्पिटल जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, और ऐसा शायद कोई पूरे वेस्टर्न इंडिया में उस लेवल का, जिसमें कॉरपोरेट लेवल का फैसिलिटी है, उस लेवल के ट्रेंड स्टाफ है, और वो बहुत ही केयरफुली कैसे इंडोर ट्रीटमेंट दे पाए उसके लिए वहाँ पे उपलब्ध है। ये हॉस्पिटल में एवरेज 28 से 30 ऑक्यूपेंसी रहती है विथ कंप्लीटली एथिकल प्रैक्टिस, जिससे आप समझ सकते हो कि कितने पेशेंट्स वहाँ पे अपनी खुद ट्रीटमेंट लेके जाते होंगे। वहाँ पे जो जिप्स के 14 साइकियाट्रिस्ट है, उसके अलावा उन्होंने कंसेप्ट ही रखा है दिस इज ओपन फॉर ऑल। तो ये बाकी के सब गुजरात के साइकियाट्रिस्ट के लिए भी ओपन है। तो जो जिप्स के 14 साइकियाट्रिस्ट है, उसके अलावा दूसरे करीबन 27 से 28 साइकियाट्रिस्ट है जो अपने पेशेंट्स वहाँ एडमिट करते हैं। वहाँ का ट्रेंड रिसेप्शन स्टाफ जो एडमिशंस, बिलिंग, डिस्चार्ज, ये सब में बहुत अच्छे से कैपेबल है। वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ, क्योंकि बहुत बार सुसाइडल थॉट्स होते हैं पेशेंट्स में, बहुत बार उनको इनवॉलेंट्री वहाँ लाया जाता है परिवार के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ड्रग्स में या कोई भी एडिक्शन में होते हैं। तो वहाँ से कैसे एस्केप किया जाए, भागा जाए, वो देखते हैं। किसी को कूद जाना है वहाँ से, किसी को पॉइजन ले लेना है, किसी को पंखे से लटक जाना है, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि उनको ऐसे विचार आते हैं। तो वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ भी इतना अलर्ट है येट पोलाइट है कि कंटिन्यूसली उनको पता है कि कैसे पेशेंट्स के साथ हमें नज़र रखनी है और उनको ऐसा भी ना लगे कि हम कैदी हैं। ऐसे ही वहाँ का नर्सिंग स्टाफ कि उनको क्लिनिकल ट्रीटमेंट देनी है और कैसे वो देखा जाए कि हमें उनको अपनापन दिखाना है। वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स जो मोस्ट क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है, फिर भी उनको पता है कि ट्रीटमेंट देते वक्त कैसे मैं उनके साथ अपनापन बनाए रखूँ। वहाँ के हाउसकीपिंग स्टाफ, पेशेंट केयर अटेंडेंट्स, वहाँ के इंडोर साइकियाट्रिस्ट, ये सारे लोगों को कैसे मेंटेन करना है। जो अभी आपने प्रश्न पूछा कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करते हैं, तो वो साल में एक बार बाहर पिकनिक में आउटिंग जैसे बाहर हो गया, कैसे साथ में वो डायरेक्टर्स के साथ, जो भी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई भी वहाँ भेद ही नहीं है, किसी का कुछ डेजिग्नेशन नहीं है, सबके साथ वो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें ये एंड ऑफ डे, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ ईयर जो भी थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हुआ है, क्योंकि हमारे पेशेंट साइकियाट्री में खास देखा जाता है कि पेशेंट वो पेशेंट है, तो वो आपको कुछ एब्यूज़ भी कर सकता है, कभी कभी आप पे अटैक कर सकता है,
कभी ये हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट को कुछ उस वक्त एपिसोड आता है जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सुन लिया होता है, बहुत बार इवन एब्यूसिव वर्ड्स उन्होंने यूज़ कर लिया, कभी किसी को थप्पड़ मार दिया, किक मार दिया, पंच मार दिया। तो ये सब चीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं नेगेटिव होता है, क्योंकि उनको पता है कि इनकी सिचुएशन जो है वो कल मेरी भी हो सकती है या किसी की भी हो सकती है। तो हमें उस चीज़ों को इग्नोर करके उनको सेटल करने में हेल्प करना है एज पर द गाइडलाइंस एंड द मैनेजमेंट्स SOP। जैसे कि सर समय बीत रहा है, साइकेट्रिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, तो टेक्नोलॉजी मेंटल हेल्थ सर्विस में क्या इम्पैक्ट डाल रही है सर? There is a vital impact of technology on mental health services। अभी जिप्स ग्रुप ने, जैसे कि ECT एक आता है, तो ECT तो सालों से हमारे पास है ही। अभी जो मैगवेंचर कंपनी का लेटेस्ट मॉडल जो आया वो TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन विथ OC कॉइल, करीबन मेरे ख्याल से 60-65 लाख का सब उसका एडिशनल कॉइल और सब हो गया। जो उसके सामने 18-20-25 लाख का जो सिटी में दूसरे मशीन्स अवेलेबल है ऐसा भी मिल रहा था। तब जिप्स ग्रुप ने चयन किया, वो अगर 60-65 लाख मतलब 3 गुना पैसा भी ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, तो सबसे बेस्ट जो एक्यूरेट टेक्नोलॉजी हो उसी को लाया जाए। और आज TMS मशीन के द्वारा जो भी उसमें रिलेवेंट पेशेंट्स हैं जिसको वो दिया जा सकता है एज पर FDA, एज पर वॉट एवर द प्रैक्टिसेस, तो उसमें बहुत सारे लोग सारवार ले रहे और उनको जल्दी से जल्दी सारवार मिल रही है। उसके अलावा हमने रिसेंटली एक आयास काउंसलिंग सेंटर, जो एक अलग से काउंसलिंग सेंटर किया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट है। सो दैट इज़ रन बाय साइकोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड बाय जिप्स, और जहाँ पे वो जिप्स अपना ट्रस्ट, अपना एथिक्स बयां कर रहा है, पर सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। तो जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करेंगे, साइकोथेरापी करेंगे, वहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गए, जो बहुत ही अच्छे से हमने जनवरी 12 को जस्ट वो इनोग्रेट किया। और आज 2-3 महीने में हमें बहुत अच्छा जनता का भी सहकार मिल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जिप्स कुछ कर रहा है तो बहुत सोच समझ के कर रहा है। उसके पीछे उन्होंने साइंस देख लिया है, जितना भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो देख लिया है, और उसका इफेक्टिवनेस कितना है वो देख लिया है, और उसी बात किया जाता है। फिर भी हम तो सबको बताते हैं कि आपको हम पूरा ये क्या है समझने के लिए ये कॉन्फ्रेंस या कभी भी क्वेश्चंस आंसर सेशंस रखते हैं, और उनको पता है कि जिप्स ने किया है तो सोच समझ के ही किया है, और दे ट्रस्ट अस। सर जैसे कि आपने ECT बताया, TMS बताया, तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि TMS कैसे बेनिफिशियल हो सकता है पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल, TMS कैसे बेनिफिशियल हो सकता है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट में, ये एग्जैक्टली बताने के लिए आई एम नॉट राइट पर्सन। उनके लिए हमारे जिप्स में डॉक्टर सैमुअल पटेल हैं, ही इज़ अ TMS एक्सपर्ट एंड साइकेट्रिस्ट। बट हाँ, TMS एक ऐसा है कि जिसमें आपको जैसे ECT लेते वक्त एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, वो एनेस्थेटिक एजेंट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब आप खुद ड्राइव करके आए, 10 मिनट का सेशन लिया और आप खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। तो बेसिकली TMS, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिम्युलेशन, तो नाम से ही पता चलता है कि वो आपके ब्रेन को स्टिम्युलेट करने में हेल्प करता है। तो ब्रेन का पर्टिकुलर जो भी, अगर आपके उसमें FDA अप्रूव्ड बहुत सारे डिजीज़ हैं, खास करके उसको डिप्रेशन ट्रीटिंग मशीन कहते हैं लोग, कि डिप्रेशन को ट्रीट करने की ये मशीन है, ऐसे जाना जाता है ये। तो डिप्रेशन में भी बहुत इफेक्टिव है। मैंने खुद बहुत क्लोजली बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट आते हुए देखा है। उसमें बहुत सारे निकोटीन वगैरह के भी दिए गए हैं, जिसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। खास करके न्यूरो स्ट्रोक बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट्स रेफर करते हैं, जिनमें TMS बहुत ही फ़ायदा उनको दे रहा है। तो स्ट्रोक के बाद या उसके रिलेवेंट बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें आपको TMS से ये फ़ायदा हो सकता है, जो अहमदाबाद में दिस इज़ द फर्स्ट मशीन विच इज़ विथ जिप्स। सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में CEO के रूप में आप आने वाले समय में कैसे इनोवेशन लाना चाहेंगे सर? अगर मैं बता पाऊँ तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये मानता हूँ कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये जो वर्ड है वही आपको सब कुछ बता रहा है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल को मैनेज करनी है। हॉस्पिटल को सिर्फ बिजनेस देना है ऐसा वहाँ पे नहीं दिया गया है। तो हॉस्पिटल मैनेज तभी होगी जब आपके पेशेंट्स मोस्ट सेटिस्फाइड होंगे, और पेशेंट्स को सेटिस्फाइड करना है तो उसके लिए आप उनका मिनिमम टाइम, मतलब कि ये स्टार्ट होता है उनका गेट में एंट्री हुआ हॉस्पिटल में तो उनको एप्रोप्रिएट पार्किंग मिला, उसके बाद उनका स्मूथ रजिस्ट्रेशन हुआ, अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ वेलकम हुआ,
हर कुछ वो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ हो जहाँ वो सेफ हो, मतलब कि सिंपल वहाँ पे सीसीटीवी सर्वेलेंस हो, एआई बेस्ड सर्वेलेंस हो, जिससे वो आए तो उनको आप बाइफरकेट कर पा रहे हो कुछ न कुछ चीज़ों पे कि इनको ये पहले आ चुके हैं तो आपको वहीं से पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन डेस्क से तो इनको कहाँ डायरेक्ट किया जाए। तो हर जगह पे कोई ना कोई उनको डायरेक्ट करने के लिए हो, उनका वेटिंग टाइम मिनिमम हो, डॉक्टर्स के पास उनका टाइम मैक्सिमम हो, डॉक्टर्स का जो भी मेडिकेशन हो उनके बारे में उनकी जानकारी, दिस इज नोन एज अ पेशेंट्स राइट्स, वो पेशेंट का राइट्स भी हैं बेसिक, तो उनको पता हो कि मुझे कौन सी दवाइयाँ दी जा रही है, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो क्या अगर मुझे यहाँ से नहीं लेनी है तो मैं दूसरी कहाँ-कहाँ जगह पे मुझे मिल सकती है, उसको क्लियरली बताया जाए कि आपको फार्मेसी जो मेडिसिन है वो लेना यहाँ से ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी दूसरे मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। तो मतलब मेरा ये मानना है कि इफ एज अ सीईओ आई एम फोरसीइंग माय फ्यूचर इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैं सीधा ये बताता हूँ कि मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ जहाँ मुझे पहले वो एथिकल प्रैक्टिस दिखे। और एथिक्स इज अ बेसिक फॉर एनी हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पीपल डू नॉट कम बाय देयर चॉइस, it is they are helpless to come there. But yes, in hospital A and hospital B, which one to select, that is completely based on the repo of that hospital. तो उस हॉस्पिटल ने कैसा अपना रेपो बनाया उसी पे है। तो हर कोई हॉस्पिटल को ऐसा रेपो बनाना चाहिए कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता सबसे पहले हो और पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा उनके साथ बिहेवियर किया जाएगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल का पहले से यहाँ पे एक माइंड में एक फिक्स है कि सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं वो बोलते हैं आप उस 5 नंबर विंडो में जाओ, 10 नंबर विंडो में जाओ, थोड़ा जोर से बोलते हैं, थोड़ा डरा के बोलते हैं, क्योंकि वो स्टाफ भी परेशान हो जाते हैं पूरे दिन। तो मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे हमेशा चार्ज रखें। एम्प्लॉयज़ को अगर आप चार्ज रख पाओगे तो मेरा ये मानना है कि 80% आप वहीं जीत जाते हो। आप, मैं नॉन क्लिनिकल साइड बात कर रहा हूँ। पहली अगर बाकी की बात करें तो डॉक्टर्स का जो खुद का इंटेंशन होता है कि बेस्ट क्लिनिकल ट्रीटमेंट दूँ, बट डॉक्टर को नॉन क्लिनिकल स्टाफ इतना अच्छा असिस्टेंस नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आधी एफिशिएंसी वहीं चली जाती है, डेफिसिट हो जाती है जो बाकी की सेवाओं में ध्यान देने में। तो अगर राहुल जी जैसे आपने पूछा कि मैं फ्यूचर को देख रहा हूँ तो जिसमें मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, betterment of all services and patient should be at the center। आप जब कोई भी संस्था को ऐसे लीड करोगे कि मैं पेशेंट बन के यहाँ पे आया हूँ तो मुझे कैसा मेरे साथ बिहेवियर चाहिए, क्या ऐसा बिहेवियर अभी सभी पेशेंट्स के साथ मेरे हॉस्पिटल में हो रहा है, जब जिस हर सीईओ ने ऐसा सोच लिया उस दिन आपको 100% में से 70, 80, 90% फीडबैक अच्छे मिलने लगेंगे। सर आपके विजन के मुताबिक जिप्स को आप आने वाले 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं और मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं सर आप? देखिए, पहले मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ आज के हमारे संवाद में कि इतनी समस्याएं बढ़ने वाली है। मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना हो, पर जो सच है, जिस हिसाब से महाभारत के समय से इतिहास गवाह है कि संजय को दूर का दिख रहा था, वैसे WHO को अभी से वो दिख रहा है। वैसे ही हर कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंडस्ट्री हैं, जो इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, उनको वो आज भी दिख ही रहा है कि जिस हिसाब से जनरेशंस जा रही है वो आगे कहाँ जाएगी। अभी उनकी बात हम टाल नहीं सकते, और अगर ना करे वो हो गया तो सबसे ज़्यादा काम मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में होगा। बात रही जिप्स की, तो जिप्स दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है और वो प्रोग्रेस एक ही फोकस के साथ है, एक ही गोल के साथ है कि हर उस मरीज को कैसे जल्दी से जल्दी नॉर्मल किया जाए, कैसे उसको सही जो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वही दी जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइको एजुकेशन दिया जाए। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आज ये उलझन में है कि हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, हर काउंसलर को एक काउंसलर चाहिए, तो हमारा सुपरविजन कौन करेगा? तो वो जिप्स कर रहा है। आज जिप्स हर जगह पे वहाँ कदम रखने का कोशिश कर रहा है कि जहाँ समस्याएं ज़्यादा है। तो हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी एम्पावर कर रहे हैं और सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फ्यूचर में ज़रूरत होगी, जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर की, रिहैब सेंटर की, तो जिप्स बिल्कुल तत्पर हैं
जहाँ जहाँ पर भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जिप्स पूरा प्रयास करेगी कि कैसे हर वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाए हमारे देश के नागरिकों को जिनके वो हकदार हैं। सर जैसे कि आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जिप्स हॉस्पिटल में, तो आप पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं सर? मेरा ये मानना है कि अगर मैं जिप्स में हूँ तो वो मुझे मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब जिप्स में हूँ तो जिप्स का मैनेजमेंट ही वो अच्छे से मैनेज कर रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अगर मैं 8 बजे ड्यूटी के बाद जाऊँ, उसके बाद मुझे कभी कंपनी से कॉल आया है कि ये है वो है। तो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस करने में बहुत अच्छा रहता है कि मैं अगर यहाँ से गया, घर जाके हमने स्नान किया और बीवी के साथ बैठ के डिनर किया, फिर मैं अगर वॉक पे गया या उसके साथ बैडमिंटन खेला, मुझे कभी वो चिंता नहीं है कि जिप्स में क्या हो रहा होगा, क्योंकि जिप्स का मैनेजमेंट है, जिप्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने डिज़ाइन ही इतने अच्छे से किया है और हमें काम ही इतना सा दिया है कि बस इतना सा रोज आपको काम करना है। अगर ये आपने काम कर दिया तो आपका 24 घंटे का काम हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस का सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है कि जहाँ कंपनी में प्रेशर दिया जाता है, टारगेट्स दिए जाते हैं, अननेसेसरी या इलीगल कुछ काम किए जाते हैं। जिप्स में काम करना मतलब सबसे बड़ा पहला, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हर ऑर्गेनाइजेशन जिप्स के जैसा मैनेजमेंट डेवलप करे, जिप्स का जैसा वर्क एनवायरनमेंट डेवलप करे, तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो जानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जिप्स सब जगह पे डिलीवर भी करता है वर्क लाइफ बैलेंस के सेशंस, एंगर मैनेजमेंट के सेशंस, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशंस। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स की इंक्वायरीज आके पड़ी हुई है। 2025 में करीबन 600 से 650 जितने सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं। तो आप भी आज अगर आपको लग रहा है जो राहुल जी ने प्रश्न किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वर्क लाइफ बैलेंस, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को परेशानियां हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसे अच्छा बनाया जाए। क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब छोड़ते हैं इसलिए नहीं कि उनकी कम सैलरी है, लोग जॉब छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या तो सेफ नहीं है, या तो दूसरी कोई तरीके से उनको हैरेसमेंट दिया जाता है, या तो बॉस ऐसा है जहाँ उनको कंटिन्यूसली टारगेट दिया जाता है कि आज आपको इतना सेल्स करना है, आज आपको इतना पैसा लाना है, जिसकी वजह से वो रोज अपने आप को मारते हैं। कहते हैं ना कि मर मर के जीते हो, रोज जी तो रहे हैं पर एक जिंदा लाश की तरह। तो आपका प्रश्न सही है, पर मेरा जवाब ऐसा ही रहेगा जो मैंने आपको दिया है कि जिप्स में काम कर रहे हो वही सबसे बड़ा वर्क लाइफ बैलेंस है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने आपका समय निकाला और मेरे स्टूडियो में आके अपनी इतनी इंसाइटफुल नॉलेज शेयर की। मैं आशा करता हूँ मैं आपसे फिर मिलूंगा और ऐसे ही न्यू सेशन के साथ आप थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।